आज के इस शो पर भी हम जिन मौज़ूआत पर बात करने वाले हैं वो मौज़ूआत वो हैं जो कि घर घर की कहानी है। जी, और उन घरों में जहाँ बेचैनी बेसुकूनी डेरा डाले रखती है। जो सोसाइटी में जब हम कहते हैं ना कि ये चेंज आना चाहिए, हम्म, तो चेंज का अमल तभी आता है जब आप उस पे बात करते हैं बिल्कुल। और फिर आप उसमें से उठाते हैं अच्छा कौन से चीज़ें वर्केबल हैं और कौन सी वर्केबल नहीं हैं। अगर आपके घर में है कोई ऐसा मसला कि जिसमें आप जिसके अंदर मसला देख रहे हैं, हुँ, उसके अंदर बेहिसी भी देख रहे हैं, जी। उसको आप ये देख रहे हैं कि उसे एहसास क्यों नहीं होता, हमें ये बात समझ आ रही है, उसे क्यों नहीं समझ आ रही। वजह क्या है कि हम बाज़-औक़ात अपनी माज़ी की तलख़ियों को नहीं भूलते, लेकिन हम जल्दी से रीसेंट वाक़यात को भूल जाते हैं। और अगर हम अपने मुस्तक़बिल के हवाले से नौजवानों को करियर डेवलप करने में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद देखते हैं, तो इसके रीज़न्स क्या हैं और फिर इस मसले का हल क्या है? और ये कि अगर आपका मूड अच्छा ना हो, तो क्या मूड को अच्छा करने के लिए सिचुएशन का अच्छा ज़रूरी है या फिर अपने तौर पे भी कोई दिमाग की केमिस्ट्री पर काम किया जा सकता है? ये और बहुत सारे दूसरे मौज़ूआत को आज के इस शो पर डिस्कस करेंगे। विलिंग वेज़ के लाहौर स्टूडियो से आपके लिए लाए हैं लेट्स टॉक विद विलिंग वेज़ मोहसिन नवाज़ और जहांरा राना। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। जहांरा, आप कैसी हैं? आई एम गुड मोहसिन साहब, आप कैसे हैं? बिल्कुल बेहतरीन, ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का दिन उस लिहाज से बड़ा ख़ास दिन है कि हुँ, आज ईद मिलादुन्नबी की सेलिब्रेशंस भी काफ़ी ज़्यादा जी, बड़े जी, पैमाने पर देखने में आ जी। रही हैं। और ये दिन आप सबको भी बहुत मुबारक हो। ये ख़ास तौर पे जो ख़ास इवेंट्स और डेज़ होते हैं, हुँ। इसमें आपस में मिलने मिलाने यकजहती छुट्टी का एक ये भी तो मौका बनता है ना कि आपस में फिर मुलाकातें और सब कुछ ज़्यादा जी, हो जी। जाता है। जी, 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 बिल्कुल हुँ, मोहसिन साहब। हुँ, एक समझिए ये जो त्योहार हैं हमारे, हुँ। आज के दिन तो वैसे भी ख़ास है क्योंकि मोहसिन कायनात की आमद का दिन है। जी। तो रोज़ ही वैसे तो हम किसी न किसी तरीके से नहीं भूल पाते हैं ऑब्वियसली इस हस्ती को। लेकिन आज का दिन एक ज़रा ख़ुसूसी तौर पे जैसे डेडिकेशन के साथ है। अदर देन दिस अगर कोई भी सेलिब्रेशन होती है ना मोहसिन साहब, तो जी, उसका जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत पहलू है वो ये है कि चलें हम कुछ मिल बैठने का मौका मिलता है, कोई जी, बातचीत का मौका मिलता है, कोई तोहफ़े-तोहाइफ़ जैसे ईदों को अगर आप देख लें, तो जी, वो भी हमें एक्सचेंज करने का मौका मिलता है। जी, तो जी, वैसे तो वक़्त के साथ-साथ अब ज़रा दुनिया जो है ग्लोबल विलेज जैसे अब कोई पहले तो होता था ना ख़ास ईद पे ही कोई फूफो या ख़ाला या चाची आती थी या वेकेशंस पे कोई। जी, जी। अब तो क्योंकि व्हाट्सऐप और ये जो वीडियो कॉल्स के थ्रू बहुत आसान हो गई है ज़िंदगी, अब कनेक्शन ज़्यादा ज़्यादा आ आसान गया है। है। जी, और जैसे आपने बात की आज का दिन रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के हवाले से रात में देख रहा था कि फ़ेसबुक पर, सोशल मीडिया पर जहाँ खोलते थे तो वहाँ कोई फरमान जो है वो जी, जी, शेयर जी। होता था, जी, जो जी, कि जी। अपने अंदर इंसानों की भलाई, खैर, बेहतरी का कोई मैसेज लिए हुए है। जी, जी। इतना सब कुछ जान लेने के बाद, शेयर करने के बाद भी हम जब आपस में प्रैक्टिसेस को देखते हैं तो वहाँ हमें जो लैकिंग नज़र आती है, हुँ, हुँ। उसको ब्रिज करने की एफर्ट्स में बिलिंग वेज के ये शोज़ अपना किरदार अदा करते हैं। हमारी काउंसलिंग के मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स हैं, हमारे पास जो लोग आते हैं वो अपने उन मसाइल के साथ आते हैं जिनके पास इल्म की कोई कमी नहीं, हुँ। डिग्रीज़ की कोई कमी नहीं, जी, जी। ओहदों की कमी नहीं, हुँ, शोहरत की कमी नहीं, सुकून की कमी है, हुँ। चैन की, इत्मीनान की और स्ट्रेस को मैनेज करने की कमी है। जी। तो आज के इस शो पर भी हम जिन मौज़ूआत पर बात करने वाले हैं वो मौज़ूआत वो हैं जो कि घर घर की कहानी है। जी। और उन घरों में जहाँ बेचैनी बेसुकूनी डेरा डाले रखती है, वहाँ के लिए इत्मीनान की जो ख़बरें हैं वो हमारे पास होती हैं। जी। सो व्यूअर्स एंड लिसनर्स, आप भी हमें ज्वाइन कीजिएगा। आपके कमेंट्स पर आपके सवालात हमें हमारे लिए मशअल राह बनेंगे हुँ। मौज़ूआत की कि किन मौज़ूआत पर हमें आज कलाम करना है। आप अपना कोई प्रॉब्लम भी हमें शेयर कर सकते हैं। बुनियादी तौर पे इस शो का मकसद आपके प्रॉब्लम्स के हल के लिए रिसर्चेस को आपसे शेयर करना है। और इसके साथ-साथ आपकी लाइव टेलीफ़ोन कॉल्स शो का हिस्सा बना करती हैं। 0300 741 3639 इस नंबर पर आपका आने वाला मैसेज
अगर हमें ये बताएगा कि आप इंटरेस्टेड हैं शो पर कॉल के ज़रिए, तो हम आपको खुद कॉल पर ले लेंगे। जहाँ आप ये बताइएगा कि जैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेस आते जी हैं, जी हर जी रोज़ ही मैं और आप इन सारे मामलात में जी हिस्सा ले रहे होते जी हैं। जी जी तो बहुत दफ़ा जो डिनाइल है वो देखने में आता है। एग्जैक्टली यानी मोहसिन। आँखों देखा जैसे होता है ना कि किसी के सामने मसला होता है हम्म और वो उससे आँखें बंद किए होता है। हम्म। जैसे कि आपको याद ही है कि कल शाम भी हम जिनसे मिल रहे थे, जी जी मोहसिन तो साहब, बिल्कुल। बिल्कुल सामने-सामने कितने ज़्यादा मसाइल थे। और बातचीत में भी मोहसिन साहब, जी, बातचीत में भी ऐसा था कि जैसे बातचीत के स्टार्ट में यही था कि कुछ पता नहीं, फिर जी, बीच में कई बार ये हुआ कि हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं, बिल्कुल और अंदाज़ा नहीं। मल्टीपल इस तरह के इंसिडेंट्स थे जिसमें कि साफ ज़ाहिर था कि मसला क्या है। और 8-10 सालों से चलने वाले इस प्रॉब्लम ने डिसफंक्शनल कर दिया था हाँ। नौजवान को। लेकिन इसके बावजूद अभी फैमिली को ये शक था कि पता नहीं मसला है कि नहीं। एग्जैक्टली। यानी आप ये देखें कि अगर एक नौजवान 20s की एक भरी जवानी में अपने घर पे ही बैठ जाए, कुछ जी करे ना, जी ना जी। तालीम, ना कारोबार, ना मकसद हयात, ना कम्युनिकेशन, ना रिलेशनशिप, तो अभी भी क्या ये सोचने की ज़रूरत है कि कोई मसला है या नहीं? एग्जैक्टली मोहसिन साहब, वेरी अनफॉर्चुनेट कि फैमिलीज जो हैं उनको ये लगता है कि शायद पहले तो मसला है नहीं, अगर कोई मसला उन्हें नज़र भी आना शुरू होता है ना, जब तक कि मसला बहुत बढ़ चुका होता है, तो फिर जो दूसरा मसला पैदा करती है ना फैमिली, जी। अननोइंगली, अनइंटेंशनली, वो ये करती है कि उस मसले को कॉमन सेंस से हल करने की कोशिश करती है। दोनों में से बड़ा मसला कौन सा है? कॉमन सेंस वाला मसला इसलिए कि वो बढ़ा देगा उसको। एग्जैक्टली वो बढ़ाएगा। अच्छा, फिर वो उसमें देखिए ट्रस्ट भी जाता है, उसमें रिलेशनशिप इफेक्ट होते हैं उसके अंदर। फिर जब हमारे पास फैमिलीज आती है ना एक्चुअली, तो वो जिसे हम एक टर्म यूज़ करते हैं ना मोहसिन साहब, रॉक बॉटम हिट, वो वाली अखीर, बिल्कुल अखीर होती है। और जब हम फैमिली को कहते हैं कि अच्छा अब आपको हम सिखाएंगे, जैसे कल के ही केस में देख लें जी, कि आपने उन्हें कहा कि हम आपको बातचीत करना सिखाएंगे और आप पेशेंट से खुद बात करेंगे, जी। तो अब देखिए हर आपके इस ऑफर के जवाब में फैमिली का क्या रिस्पांस था। फैमिली का रिस्पांस क्या था मोहसिन साहब, पहले ये आप। सब कुछ हमने करके देख लिया है। हाँ, ये नामुमकिन है, हाँ। हम कोई बात करें और वो सुने, ये नामुमकिन है। अब दिस एक इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट ना। और ये जो चीज़ है, जैसे नामुमकिन होना पहला पैगाम जी। कि ये पॉसिबल ही नहीं है, और दूसरा पैगाम ये कि अगर ये पॉसिबल है भी तो भी हमने ये करके देख लिया है। जी अच्छा, बड़ी खूबसूरत बात जो कि डॉक्टर सदाकत अली साहब ने कही जी कि एक मसला जो जनवरी में किसी को पेश आता है पेशेंट की तरफ से, तो उस वक्त तो उस मसले के बारे में वो काफ़ी ज़्यादा यानी फ़िक्रमंद से भी हो जाते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन थोड़े ही अरसे बाद उसके बारे में इम्यून होकर जब उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लेते, तो फिर वो मसला नहीं लगता। हाँ फिर हाँ कोई नया क्राइसिस, बिल्कुल। फिर बल्कि मार्च मेरा अप्रैल ख्याल है में। मोहसिन साहब, सॉरी टू कट यू, जी, मेरा ख्याल है कि वो जब तक क्राइसिस नहीं आता ना, तब तक उस मसले को भूल भूल चुके हुए होते हैं। हर जो मसला है वो जब अपने मुताबिक आपको एडजस्ट कर लेता है, तो हम उसके के फेमिलियर उससे होके उसके आदी हो जाते हैं, हमें फिर वो चीज़ जो है वो ठीक लगने लगती है। बिल्कुल। तो हमारी ज़िंदगी में अगर आप ओवरऑल देखें तो जितनी भी ये इश्यूज़ हैं, जो शुरू में हमें बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स लग रहे होते हैं, कुछ अर्से बाद हम उसके आदी हो जाते हैं। आदी होने के बाद उसकी शिद्दत, इंटेंसिटी वो हमें फील नहीं होती, जी फिर कोई नया बड़ा क्राइसिस ही हमें लाता जो लाता जी है। जी और जी हमारे अंदर ये जो एक कुछ करने की और प्रैक्टिकली उसको चेंज करने की हिम्मत, सही कोशिश है, वो उतनी पैदा हो नहीं पाती जब तक कि हम क्राइसिस में से, किसी डिस्कम्फर्ट में से नहीं गुजरते, क्योंकि इंसान के अंदर के साथ एक बहुत बड़ा मसला ये है जी कि वो बाज़-औक़ात पेन से ऑपरेट करता है, जी जी। और पेन अगर ना हो तो आप उस बारे में फ़िक्रमंद ही नहीं होते। एग्जैक्टली। इसीलिए आप देखें कि साइकेट्रिक इलनेसेस में या सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स के जितने भी केसेस हम देखते हैं, तो उसके अंदर नज़र तो आ रहा होता है, चेंजेस तो साफ नज़र आ रही होती हैं। एक बंदा हंसता खेलता बोलता फंक्शनल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जाता हुआ, एकदम से अगर वो आइसोलेट होना शुरू, और एकदम से भी नहीं होता, ग्रेजुअली वो पहले सबसे बैठता है, फिर रिलेटिव से कटता है, फिर घर वालों में से भी सिलेक्टेड लोगों से बातचीत करता है, फाइनली पता चलता है कि वो सिलेक्टेड में माँ या बहन थी, उनसे भी बातचीत करना बंद हो गई। जी, अब मीनवाइल जो फैमिली है मोहसिन साहब, वो ये कोशिश करी होती है कि किस तरीके से हम इसको खुश करते हैं। हुँ। अब यहाँ से जो है वो फिर जो हम अभी बात कर रहे थे कि जब
रॉक बॉटम हिट होता है ना और क्राइसिस आते हैं, यहाँ से उसकी शुरुआत शुरू होती है जब फैमिली उसको खुश करने के चक्कर में रहती है। आपने जो मेरे व्यूवर्स हैं इस वक्त, आप जो हमें देख रहे हैं, अगर आपके घर में है कोई ऐसा मसला कि जिसमें आप जिसके अंदर मसला देख रहे हैं, उसके अंदर बेहिसी भी देख रहे हैं, जी। उसको आप ये देख रहे हैं कि उसे एहसास क्यों नहीं होता, हमें ये बात समझ आ रही है, उसे क्यों नहीं समझ आ रही, तो उसमें अगर आप उनको खुश करने की कोशिश करेंगे, मसला हल नहीं होने का। खुश अगर नहीं होंगे कभी भी, और होंगे ही नहीं। होंगे नहीं। अच्छा, उनको अगर आप किसी खामोशी से ताल्लुक उनसे डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, आप चुप साध लेते हैं, जी। तो ऐसा मत सोचिए कि वो आपके बारे में फिक्रमंद हो के आपको मनाने के लिए आ जाएंगे जी। और आपको खुश करने की कोशिश में अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने लगेंगे। ऐसा भी कोई नहीं होने वाला। अगर आप ये सोचते हैं कि उनका माहौल बदल के, उनको कहीं बाहर भेज के, किसी दूसरी जगह सेटल करके, खुद मुख्तार बना के बेहतरी लाई जा सकती है, तो यकीन माने कि ऐसा भी नहीं होने वाला। अगर आप ये सोचते हैं कि उनको दुआओं से, इबादत से तब्दील किया जा सकता है, तो ये सब कुछ उनकी ज़िंदगी पर अच्छा असर तो डालेगा, लेकिन उसमें अगर इलाज ज़रूरी है ना, तो इलाज का नेमुल बदल दुआएं नहीं है। Exactly. दुआ के ज़रिए शिफा मिलती है, इलाज की कोशिश के बाद। सो ये चीज़ भी बड़ी वाज़ेह और क्लियर है कि आपने उनके लिए जो काम करना है, जो मसले से दो चार है, उसके लिए आपने साइंटिफिक अप्रोच के साथ गौर करना है कि क्या क्या किया जा सकता है। बहुत दफ़ा हम उन्हें खुश करने पर जो लग जाते हैं, और ज़्यादातर तो यही होता है, खुश करना, माहौल बदलना, बाहर भिजवा देना, ख़ुद मुख्तारी दे देना, रुपए पैसे के से माला माल कर देना, मिन्नत तरला करना, रोकर उसको ज़िंदगी बदलने की दावत देना, या उनके उस फैसले में राजी हो जाना जो आपको तकलीफ दे रहा है। जो फैसला, जैसे कि ये मेरी दोस्त है फलानी लड़की, हाँ इसको कबूल करें। जी, या अभी रिसेंटली मैंने एक केस देखा जिसमें कि उन्होंने कहीं ऐसी जगह पे शादी की हुई थी जो उनकी ड्रग पार्टनर थी, और फैमिली ने जब रिफ्यूज़ किया कि हम उसको बिल्कुल अकोमोडेट नहीं करेंगे, तो पेशेंट उस बात पे घर से नाराज़ होके चले गए। जहारा बहुत दफ़ा ये चीज़ जो अभी आप बात कर रही जी। हैं, वह देखने में आती है कि वो पेरेंट्स जो हैं जी। मजबूर हो जाते हैं उस Exactly. पेशेंट को कि वहाँ शादी करने पे जहाँ उनकी अक्ल समझ बिल्कुल मैच ही नहीं कर रही होती, वो क्वालिफाई नहीं कर रही होती बंदी या बंदा, बिल्कुल। लेकिन मजबूर होते हैं इस अपने पेशेंट बेटे प्यारे के हाथों कि वो उसकी बात को फॉलो कर लेते हैं, ये सोच कर कि अगर ये ना किया तो कहीं ऐसा ना हो कि ये घर ही छोड़ के चला जाए। बिल्कुल। अच्छा, और फिर जी, जी इसी तरह ड्रग्स का लेके देना, हाँ। ये कितना ज़्यादा रिपोर्टेड हो रहा है Exactly. कि वालिदैन खुद ये सोचते हैं कि जब बाहर जाता है कोई ड्रग्स करने के लिए किसी पार्टी में, किसी और जगह, तो वहाँ और ख़तरात होते हैं। कई दफ़ा पुलिस का कोई सामना करना पड़ता है, कोई केस बन जाता है, कोई झगड़े होते हैं, कोई फायरिंग हो जाती है। तो ऐसे में फिर वो चाहते हैं कि अगर पेशेंट का ड्रग्स का मसला है तो चलें, वो घर पर तो रहे, तो वो उसे खुद ड्रग्स फराहम करना शुरू कर देते हैं। और पेशेंट तो पेन में होता है मोहसिन साहब, पेरेंट्स भी पेन। अगर आपको याद हो, एक केस हमने ही डील किया था एक फादर का, जो एक्चुअली पूरी इंक्वायरी में उन्होंने बताया कि पेशेंट जो एक नशा करता है, और मैं फिक्र ना करें वो जितना करता है मुझे पता है, क्योंकि मैं उसको खुद देता हूँ, और मैं इसलिए खुद देता हूँ ताकि वो कहीं गलत हाथों में ना चला जाए जी, और कोई मिक्स चीज़ न उसे मिले जो जानलेवा हो। अब बाय द वे यहाँ ये सवाल उठता है कि जो उनके हाथ थे वो कैसे थे? अब ये वो कॉमन सेंस है ना मोहसिन साहब, जी, कि वो ये काफ़ी अरसे से करते हुए भी हमारे पास क्यों आए, क्योंकि इट्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज। जी, जब बीमारी बढ़ी तो अब वो जितना वो दे रहे थे और जैसे वो दे रहे थे वो इनफ नहीं था, वो तो नाकाफी हो गया। नाकाफी हो गया, हाँ। और ये कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होने शुरू हो गए, पेशेंट सुसाइडल हो गया। और जिस दिन वो हमारे पास आए तो उस दिन उन्होंने कहा कि वो उसने कहीं छत पे जाके थ्रेट किया है मुझे जंप करने का, और मैं बहुत परेशान हूँ। अब पेरेंट्स को या जो लव्ड वन है उनको ये समझ नहीं आती है कि ये एक बीमारी है, ये एक न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें कि जो पेशेंट है वो उसका खुद पे लॉस ऑफ कंट्रोल की एक हम टर्म यूज़ करते हैं ना, उसका खुद पे ही काबू नहीं होता। जी, जी। उसकी बॉडी में बेसिकली टॉलरेंस डेवलप होती रहती है, वो ना नहीं कर पा रहा होता, डिमांड बढ़ जाती है, जी, और रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते हैं। रिजल्ट्स वो चाह रहा होता है वो पहले वाले
मगर वक्त के साथ साथ डिमांड बढ़ती है मगर रिजल्ट नहीं आते, उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाता है। आपने कितने खूबसूरत अंदाज से मुख्तसर तरीन अल्फाज में डिजीज़ कॉन्सेप्ट दे दिया कि बेसिकली जो चीज़ शुरू में मज़ा दे रही थी जी जी अब वो मज़ा नहीं देती। जी अब बॉडी में टॉलरेंस डेवलप्ड है, जिसके नतीजा में जहन में बने हुए नक्शों के मुताबिक वो पुराने मज़े को उस डोज में ढूंढता है, नहीं मिलती तो डोज एक्सीड करता है या मुतबादिल नए नशों को अप्लाई करता है किसी की सजेशन पर, बिल्कुल और यूं टॉलरेंस डेवलप होता जाता है। टाइम जो है वो रिड्यूस होता जाता है, बॉडी एलर्जिक होती जाती है, बॉडी रिएक्ट करती है जी और दिमाग की केमिस्ट्री चेंज होती जाती है, बिल्कुल। क्योंकि उसके जो टॉक्सिन्स हैं ब्लड में सर्कुलेट होते हुए जब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को इफेक्ट करते हैं, लॉजिकल ब्रेन को, दिमाग तक, माथे के पीछे वाले हिस्से तक पहुंचकर जब मुतासर कर देते हैं, तो वही पेशेंट गैर हकीकी ऐसी बातें करने लगता है जिनका सच्चाई से, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। बिल्कुल। और अच्छा, ऐसे में जी जी अब माफ़ी चाहता हूँ आपकी बात, ऐसे में जब ये सारा कुछ हुआ और सामने सामने हुआ, तो उसको हल करने के लिए कई दफ़ा किस तरह की कोशिशें अब भी 2025 के सितंबर में 6 सितंबर को भी जी जी ऐसी खबरें हैं कि जिसमें उसको वो किसी ऐसी जगह पे किसी से किसी हकीम के पास किसी से जादू टूना समझ के दामदरू दम दरूद इस तरह की चीज़ों में चले गए। अच्छा, अब आप ये देखिए कि जब इंसान ने इतनी तरक्की कर ली और जिन ड्रग्स के साथ उसकी ये सूरत हाल बनी है, तो उसमें सबसे पहला तो रुजू करना बनता है डॉक्टर से। जी डॉक्टर से बात होगी तो डॉक्टर इसकी, अच्छा डॉक्टर भी कौन, जो कि इस फील्ड का डॉक्टर रेलेवेंट, क्योंकि कई दफ़ा हम इरेलीवेंट के पास ज़्यादातर तो यही होता है। हमारे पास तो मोहसिन साहब जितने केसेस आते हैं ना जो कि डॉक्टर से होके भी आए होते हैं, वो ज़्यादातर ख़राब हो चुके हुए होते हैं, क्योंकि रेलेवेंट डॉक्टर नहीं होता, मुकम्मल हिस्ट्री ली नहीं जाती, डिज़ीज़ का यूजुअली कॉन्सेप्ट नहीं होता, जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है यानी करंट सिम्टम्स जो है ना उस टाइम पे पेशेंट की जो वो फेस कर रहा होता है, तो वो बता के आधी अधूरी तो उस पर प्रिस्क्रिप्शन होती है जिससे कि वो मज़ीद ट्रिगर हो जाती है बीमारी, और फाइनली फिर फैमिली को लगता है कि इलाज सही नहीं हो रहा, हम बड़े अरसे से इलाज करा रहे हैं, तो एक्चुअली इलाज कराना नहीं है, सही इलाज करना जो है वो ज़रूरी होता है। अभी जैसे मोहसिन साहब हम बात कर रहे थे ना कि उसकी क्योंकि ज़रूरत बढ़ जाती है मगर डिमांड ज़्यादा हो जाती है लेकिन रिज़ल्ट्स नहीं आते, तो ऐसी सूरत में भी आपने बहुत से केसेस देखे होंगे कि फिर पेशेंट को का जो दिल करता है कि मैं आई शुड ट्राई समथिंग एल्स, आई शुड ट्राई समथिंग न्यू। तो ये जो पोली ड्रग यूजेज में जो मल्टीपल यूजेज होती है सब्सटेंस यूज़ की, इसमें यही होता है कि एक के बाद दूसरे पे स्विच करने का जो मकसद है वो एक्चुअली वही रिज़ल्ट ढूंढना होता है जो कि पहले से आना बंद हो चुके होते हैं। ये वो तलाश है जिस तलाश का कोई नतीजा नहीं, क्योंकि उसमें मरीज़ जो है वो जानबूझ के तो ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन उसको एक्चुअली अपनी गुज़िश्ता यादों की बुनियाद पे लगता ये है कि मेरे लिए रिलीफ, सुकून, रिलैक्सेशन इस जगह कहीं इस दवा के अंदर मौजूद है, वो दवा ही समझ रहा है। बिल्कुल। और फिर ये जो वादे मोहसिन साहब इस बीमारी में, इस बीमारी के बढ़ने में, जैसे अभी हमने कहा ना ये प्रोग्रेसिव भी है, तो इसके बढ़ने में एक जो अहम रोल है वो वादों का भी है। आप कल ही वाले केस में आप देखें तो उन्होंने कहा मुझे 2 माह दे दें, मुझे 4 माह दे दें। अच्छा, फैमिली ने 6 माह दिए, 6 माह दिए, यानी उसने मांगे 2 माह, हाँ, इन्होंने 4 माह इजाफी दिए कि चलें और भी थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं। बिल्कुल। और 6 माह के बाद अब कल क्या पता चला कि आधी बातें आधे फैमिली मेम्बर्स को पता ही नहीं कि जिसमें पेशेंट मजीद डिसफंक्शनल हो गया। यानी आप ये देखें कि 8-10 साल के अरसा में मुसलसल 6-6 माह, साल होके दिन माइनस होते चले गए, कीमती जिंदगी का ज़िया। यानी यूं समझें कि ये जो गुजरा हुआ वक्त है इसने तो पलट के नहीं आना ना। जो रुपए पैसे का नुकसान है वो अपनी जगह पे है, चले उसकी तलाफी तो हो सकती है, लेकिन जो सेहत का नुकसान हुआ, जो वक्त गुजर गया, जो रिश्तों का नुकसान हुआ, उसके पलट कर वापस आने की कोई सबील नहीं है। बिल्कुल। चुनाचे अकल और समझ ये कहती है कि फौरी तौर पे वो करना है जो कि करने के उस मसले के हल करने के एक्सपर्ट्स बताते हैं। जी। अच्छा, एक बड़ी अहम बात, चैट जीपीटी की पॉपुलैरिटी आप देखें कितनी ज़्यादा है जी। और लोग हर मसले के लिए चैट जीपीटी पर जाना चाहते हैं जी। चैट जीपीटी को अपना लाइफ कोच भी मानते हैं। 4 ऐसी खराबियां हैं
जो समझ लेने की ज़रूरत है चैट जीपीटी के बारे में। दुनिया में एक जो लोनलीनेस है ये भी एक पेंडेमिक की तरह से, एक वबा की तरह से पूरी हुँ। दुनिया में लोगों का एक बहुत बड़ा मसला है, जिसमें हर शख्स को ये लगता है कि उसको समझने वाला कोई नहीं जी, जी, जी। और उसको उस फ़र्द की तलाश है जो उसकी बात की तायद करे जी, और उसकी हिमायत में हाँ मिलाए। जी। चैट जीपीटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? चैट जीपीटी न्यूट्रल नहीं है। हुँ। उसने अपने जो विज़िटर है, जो उस पर सर्च डालता है, सवाल पूछता है, उसने उसकी हाँ में हाँ मिलानी है। जी, उसकी बात की जस्टिफ़िकेशन देनी है, उसको जवाज़ देना है। आप जो भी करके देखें, तो चैट जीपीटी के ऊपर आपको लगेगा कि पहली बात तो ये कि वो उस वक़्त न्यूट्रल नहीं रहता, वो आपका हामी बन जाता है। जी, नंबर 2 वो आपको मुख़ातिब करता है बहुत ही प्यार से। जी, प्यार से जब डियर मोहसिन नवाज़ करके वो मुख़ातिब करेगा, तो जी, अच्छा तो लगेगा। एक पर्सनलाइज़्ड फ़ील आएगी। तीसरे नंबर पे वो ये करेगा कि जो मैंने नुक्ता नज़र दिया है, वो उसकी हिमायत करेगा। वो जी, उसके हक़ में जवाज़ लेके आएगा जी, जी, कि जो मैं सोच रहा हूँ, वो जस्टिफ़ाइड है, वो बिल्कुल ठीक है, लॉजिकल है। जी, अच्छा, अगर उसके बरअक्स जो साइंस कह रही है, वो कुछ दूसरी बातें भी डालेगा, तो जब वो डालेगा, तो वो प्रेफ़रेंस में नहीं होंगी। हुँ, वो इन कंपैरिज़न टू दैट मटेरियल जो कि शुरू में उसने दिया है, वो आएगा तो सही अदर ख़याल, जी, जी। लेकिन वो ज़रा कमज़ोर होके दिखाई हाँ, देगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल, ठीक? बिल्कुल। अच्छा, तो ये 4 वो ऐसी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से जो ज़हन बनेगा जी, रीडर का, जी, वो ये बनेगा कि जो वो सोच रहा था, वो जी। ठीक ही सोच रहा था। हुँ, हुँ। अच्छा, अब इसके नतीजा में आपको उस लोनलीनेस में जब एंडोर्समेंट मिल गई आप ही के ख़्याल की, तो अब आपने और आपने उसको लाइफ कोच भी माना। आपने जी, समझा कि ये जो मुझे रहनुमाई मिल रही है बिल्कुल न्यूट्रल और एक्यूरेट और सही मिल रही है। जी, चुनाचे आप ही के ख़्याल की बाज़गश्त और तायीद आपको जब बाहर से मिली, तो आपका ख़्याल और पक्का हो गया। हुँ, मिसाल के तौर पे आप कुछ अच्छा नहीं करते, जी, कोई किसी के साथ आप बदसलूकी करते हैं, तो आप जब वहाँ लिखेंगे कि जब कोई शख्स ऐसी बदसलूकी किसी के साथ करता है, जी, तो वो क्यों ऐसा करने पर मजबूर हो जाता है? हुँ, तो जवाब क्या आएगा? जवाब ये आपकी हिमायत में आ जाएगा। हुँ, जवाब ये आएगा कि आप इसलिए ये करने पर मजबूर हुए और आपकी इन इन बातों में ये लॉजिक थी जिस वजह से आप ना चाहते हुए ये काम करने पर आमादा मजबूर थे। हुए। जी, 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 अच्छा, इसलिए इंसान के बनाए हुए जितने टूल्स हैं, वो जी, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हो या कोई भी, तो उसका जो इस्तेमाल है, जैसे इसी मोबाइल को लीजिए, जी, इस जी, मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल भी है और गैर अच्छा इस्तेमाल भी है। हुँ, सो इस्तेमाल करते हुए इस चीज़ पर चेक रखने की विज़न रखना जी, कि जो मैं सवाल कर रहा हूँ, उस पर कोई काउंटर चेक भी है कि नहीं। हुँ, हुँ, इसीलिए ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, इनको लाइफ कोच के दर्जे पर नहीं समझा जा सकता, जी, क्योंकि जो लाइफ कोच होगा आपका, वो इंटरवीन करेगा। हुँ, वो इंटरवेंशनल साइकोलॉजी के साथ आपकी लाइफ में मुदाखलत बराए इस्लाह करेगा। जी, लेकिन जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो आपकी ज़िंदगी में मुदाखलत बराए इस्लाह नहीं करेंगे। जी, वो आपकी सोच को काउंटर करने का उतना लिवरेज या उतना इख्तियार नहीं रखते। हुँ, चुनाचे उन्होंने तो आपकी थोड़ी बहुत अगर कोई अपोज़ करना भी है, तो बिल आखिर उन्होंने आपको फ़ॉलो कर जाना है। जी, सो अपने मशवरे के लिए वो जो बात चली थी हुँ, कि जो मशवरा करना है, उसके लिए राइट फ़ोरम हुँ, या राइट डायरेक्शन पर होना भी, हुँ, हुँ। कोशिश करना, वो भी बड़ा ज़रूरी है। एग्जैक्टली मोहसिन साहब, और अगर आपने देखें तो बहुत से वाक़यात हमें जो सुनने को मिलते हैं वो इसलिए भी पेश आते हैं लोगों को कि उन्होंने अपने मसले का हल किसी ऐसे के सामने रखा होता है जो कि बिल्कुल नॉन साइंटिफिक अप्रोच रखता है। हुँ, हुँ। उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता रेलेवेंट, या वो खुद किसी अंडर द इन्फ्लुएंस होता है। हुँ, जैसे अक्सर ये सुनने को मिलता है, रिसेंटली मैंने पढ़ा कि किसी पीर साहब की हदायत पे किसी उनके मुरीद ने अपने ही रिलेटिव्स को जान से मार दिया। हुँ। अब ये देखिए, इसमें 2-3 ऐसे मल्टीपल सी चीज़ें थी, फिर बाद में डिटेल में मुरीद साहब उनको बड़े लंबे अरसे से अपने मसाइल का हल लेके जाते थे, हुँ। जिसको पीर साहब अपने एक्सपीरियंस से शेयर करते थे। तो ठीक। ये कभी-कभी बहुत अनफॉर्चुनेट होता है। और सिमिलरली जब आप किसी हकीम पे जाएँगे, क्वैकरी इसी चीज़ का नाम है क्योंकि नॉन साइंटिफिक होती है। हुँ, एट टाइम रूल आउट नहीं किया जाता। हुँ, देखिए, मेडिकल साइंस ये कहती है कि
कोई मसला क्यों दरपेश आ रहा है, बार बार क्यों आ रहा है, इसको रूल आउट करें। अगर फिजिकल हेल्थ का है तो उसके अंदर हम कहते हैं कि फ़ौरन से लैब्स कराएं। यानी बेस्ट डॉक्टर जो है आजकल, मैं आई रियली अप्रिशिएट मैं उस डॉक्टर को जो कि सीधे साथ जाते ही कोई डायग्नोसिस नहीं देता, वो कहते हैं जी लैब्स कराएं प्लीज़। और इसी तरह थेरेपी में, साइकोलॉजी में, और हमारा जो हमारे पेशेंट से साइकेट्रिक इलनेस के, तो हम एकदम से फैमिली को बड़ा शौक होता है कि डायग्नोसिस दे दें, फ़ौरन बता दें क्या है। लेकिन हम जब तक उसको वैल्यूएट असेस ना करें मल्टीपल टाइम्स, नॉट अ सिंगल मीटिंग, मल्टीपल मीटिंग्स में अगर हम यहाँ पे विलिंग वेज में भी मोहसिन साहब, उसके बाद पेशेंट से मुलाकात, फिर पेशेंट्स को मेडिसिन देने के बाद भी हम इस इंतज़ार में होते हैं कि पेशेंट जब थोड़ा सेन हो जाए, रिसेप्टिव हो जाए, ख़ुद से अपने मसाइल बयान करना शुरू करे, तो हम बताएं कि अच्छा असल में इस पेशेंट का क्या मसला था। तो जो आज की साइंस है, जो कि मेडिकल साइंस है, और साइकोलॉजी ने तो बहुत बहुत अपडेट किया है। अभी भी आइंदा दिनों में, आइंदा सालों में साइकोलॉजी मज़ीद चेंज हो जाएगी। यानी अब देखिए मोहसिन साहब के 101 जो काउंसलिंग है, वो जो काउच पे बैठ के या पेंडुलम के साथ पहले होती थी, या हिप्नोटिज्म होता था, ये चीज़ें अब बहुत पीछे रह गई हैं। अब तो वो कहते हैं कि आप बातचीत करें इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली, क्योंकि इट्स अ फैमिली डिजीज़। पहले हिप्नोसिस का काफ़ी जिक्र होता था, ट्रांस में ले जाकर लिटाकर आंखें बंद करके एक आरामदेह कमरे में लिटा के खामोशी से सबकॉन्शियस माइंड पर इंसान अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने की मुख्तलिफ कोशिशें करते रहे हैं। उसमें ये कोशिश भी काफ़ी पॉपुलर रही। पर अब लिटा के आंखें बंद करके आहिस्ता से कानों में कुछ पैगामात देने की ज़रूरत नहीं। अब चेयर पे बिठा के सामने बाहोशो हवास मकालमा करने का दौर है। बिल्कुल। और अगर मकालमा नहीं आता तो फिर हम मकालमा सिखाने की भी बात करते हैं कि वे सीख लें। बातचीत करनी नहीं आती तो सीखें। आज एक बड़ी खूबसूरत सी वीडियो सुबह मैंने देखी, बल्कि डॉक्टर साहब ने ही शेयर की हुई थी, जिसमें ये था कि पहला दौर था कि खामोश रहें, कामयाब शख्स वो है जो खामोश रहेगा। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये समझ आई कि जो सवाल उठाएगा वो तो बहुत समझदार है, और सवाल का जो जवाब देगा वो तो फिर है ही बहुत ज़हीन। लेकिन सवाल किस टाइम पे, यानी वक्त मौके की मुनासबत से अगर सवाल उठाता है तो उससे ज़्यादा ज़हीन शख्स कोई नहीं है। क्या बात तो है? इसमें यह है कि हमने ख़ास तौर पे मोहसिन साहब ये फैमिलीज़ को ही तो हमने सिखाना होता है। यानी हमारे शोज़ का भी यही पर्पज़ है कि ये जो आप घबराहट, अब कल की फैमिली को अगर मैं हम बार बार, क्योंकि रिसेंट ही हम मिले हैं तो हम थोड़ा इसलिए भी उनको कह रहे हैं कि 10 साल बाद भी उनकी घबराहट में तो कमी नहीं थी बल्कि बढ़ गई थी। यानी खामोश रहना, पर्दा डालना, उस मसले को दबाए रखने से अगर आपको लगता है कि हम विल बी एट ईज़, तो नहीं होगा, बल्कि घबराहट, बेचैनी बढ़ जाएगी, बल्कि और जो फैमिली मेम्बर्स हैं मोहसिन साहब वो भी बीमार हो जाते हैं। ऐसा ही है, क्योंकि कंटीजियस है ना, इसे कहते हैं कि इट्स अ कंटीजियस डिजीज। अनफॉर्चुनेटली जो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है ये कंटीजियस डिजीज है, ये एक से दूसरे, दूसरे को तीसरे को लगती है। जरूरी नहीं कि नशा ही करें, वो रोगीपन में चले जाते हैं। जी जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो सारी बातचीत है ये चलती रहेगी विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियो से। आप देख रहे हैं लेट्स टॉक विद विलिंग वेज, और जहां राना और मोहसिन नवाज आपके लिए लाते हैं हर सैटरडे को। इस शो पर थोड़ी देर में आपसे बात होने वाली है और आप इस बात का हिस्सा बन सकते हैं। अपनी कॉल्स के ज़रिए, अपने कमेंट्स के ज़रिए आइएगा और हमारे इस शो पर आप कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं जिसका हल बाज़ औक़ात सिर्फ किसी एक डायरेक्शन के मिल जाने से इंसान उस समत में चलना शुरू कर देता है जिस राह पर वो गुत्थियाँ सुलझने लगती हैं। सो रहिएगा साथ साथ, मिलते हैं थोड़ी देर में, एक वक्फ़ा लेते हैं और उसके बाद आपसे आपके टेलीफोन कॉल के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए
क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। जनाब, विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियो से वंस अगेन आपको खुश आमदीद कहते हैं मोहसिन नवाज़। और जहाँ आ रहा। और ये जो जहां है, कह करेंगे अहले नज़र ताज़ा बस्तियां आबाद, ये पूरा जहान जो कि मोहसिन साहब ने सामने बिठाया हुआ है। इस वो कहते हैं कि तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। वाह वाह वाह। तो ये जो पाबंदी है, इंसान इससे आज़ाद होना चाहता है, इंसान डिसिप्लिन से निकलना चाहता है। इंसान को मुश्किल लगने लगता है जब उस पर कोई हद कायम की जाती है और वो हद को फलांगना चाहता है, वो हद से निकलना चाहता है। इसकी क्या वजह जहारा? मुझे सब इंसान बस कुछ ना कुछ अपनी मर्ज़ी करना चाहता है। यानी अगर आप उसको आज़ाद कर देंगे तो वो कहेगा कि ये तो कोई नहीं, मैं मिस करता हूँ अपनी वो लाइफ, और जब वापस उसी लाइफ में आएगा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में या डिसिप्लिन इन्वायरमेंट में, तो वो आज़ादी को मिस करेगा। एक्चुअली बेचैनी जो है वो इंसान के अंदर मौजूद है, अगर वो उस बेचैनी को मैनेज करना ना सीख ले, डिसिप्लिन ना कर ले अपने आप को ना। खूबसूरती जो है वो डिसिप्लिन करने में ही है, मेरा ख्याल है। बेचैनी के होते हुए डिसिप्लिन करने में। हाँ एग्जैक्टली, मतलब बेचैनी को ही डिसिप्लिन करना है ना अपने। उस बेचैन एनर्जीज को आपने एक्चुअली एडजस्ट करना है। तो हम देखें कि हमारे साथ इस वक्त जो कॉल पर शरीक हैं सुंबुल खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या हाल है आपका सुंबुल, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सुंबुल, आपका तारुफ बहुत से लोग जानते भी हैं, आप एजुकेशनिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, आप लायंस क्लब के साथ काफ़ी अरसा से ख़बरों में काफ़ी आपका जिक्र रहता है, आपके प्रोग्राम्स सोशल मीडिया पे काफ़ी शेयर हो रहे होते हैं, तो ये सब कुछ तो मैं जानता हूँ, लेकिन और भी कुछ तारुफ में है तो फरमाइए। जी मोहसिन साहब, तारुफ तो यही है, एक्सपीरियंस माशाल्लाह काफ़ी है। 20 इयर्स प्लस मुझे एजुकेशन से लिंक हुए हो गए। मैंने टीचिंग लेवल पर, कोऑर्डिनेशन पर, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, तकरीबन तमाम डिपार्टमेंट्स में काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अब अपने स्कूल रन कर रही हूँ। और इसके साथ साथ मेरा ट्रेनिंग में काफ़ी इंटरेस्ट भी है और अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली कि ज़रा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और आउट ऑफ लाहौर भी मैंने ट्रेनिंग सेशंस किए। जी, तो और ये मेरा जो मेजर कंसर्न है वो ज़्यादा मैं यूथ को डील करती हूँ और ये मेरा एक बड़ा मतलब एक और कंसर्न है। और इसके साथ साथ मुझे जो पोर्टफोलियो लाइंस में दिया जाता है वो भी ज़्यादातर यूथ की सोशल और इमोशनल वेलबींग से रिलेटेड ही है। ये जो यूथ की सोशल और इमोशनल वेलबींग है, इसमें आप बड़े सेमिनार्स करती रहती हैं, प्रोग्राम्स में शिरकत करती हैं, हज़ारों नौजवानों के ग्रुप्स में आपकी शिरकत, मुलाकातें, बातचीत चलता रहता है। सबसे बड़ा मसला क्या नज़र आता है सुंबुल नौजवानों का? आपकी एक्सपीरियंस में क्या रहा? जहाँ तक मेरा मतलब मैं क्योंकि यूथ को डील करती हूँ, हमारे पास टीन एज यूथ अवेलेबल है स्कूल में और मैं पीछे 20 साल से उनको अपनी नज़रों के सामने परवान चढ़ते देख रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो जनरेशन है उसको हमारे पास मोटिवेट करने के लिए कोई ख़ास मतलब क्या कहते हैं कि कोई टारगेट्स नहीं है या उनको हम मोटिवेट नहीं कर सकते कि जी इफ दे विल स्टडी वेल और अगर वो एक अच्छे इंसान बनते हैं, अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करते हैं तो देयर फ्यूचर विल बी ब्राइट। कोई भी ऐसा मुहर्रिक मेरे पास नहीं है कि जिसको दिखाकर मैं उनको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकूं। हमारे जो इस वक्त आप देखें माशरे में कोई अपॉर्चुनिटीज बच्चों के लिए नहीं है, कोई स्किल्स डेवलपमेंट के लिए इतना खास बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता। मतलब एक्सेप्शन तो हर जगह पर हैं, लेकिन 80% यूथ जो है वो बेराह रवि का शिकार है और जब वो यहाँ से पढ़ते हैं। डिसअपॉइंट जी, होते जी। हैं तो फिर क्या क्या फैसले होते हैं? आपके देखने में क्या आया? वो देखें वो डिसअपॉइंटेड भी हैं, ज़हनी दबाव का शिकार हैं, जज्बाती तौर पर भी वो इतने स्ट्रांग नहीं हैं। घर से आपको पता है कि पेरेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से गाइड नहीं कर सकते।
और इसी तरह यहाँ पर उस्ताद जो हैं वो खुद अपनी एक मुआशी जंग लड़ रहे हैं, तो वो बच्चों को क्या ही मोटिवेट करेंगे। और उस्ताद भी एक फादर भी तो है, उस्ताद जो है। फादर भी है, जी जी, फादर भी है। और अक्सर ऐसे हैं जो 35 से 45 की एज में फॉल करते हैं। वो खुद एक, मतलब मैंने आपको बताया कि ऐसे लगता है कि मुआशी तौर पर अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक महाज पर ही हाँ, होते हैं। सही है, तो सही है। वो क्या किसी ये नई नस्ल को उम्मीद दिला सकते हैं? जी, जी। तो उनका जो नई नस्ल है, उनका रुझान फिर हो जाता है नशा की तरफ, हम्म, फिर गैर कानूनी जरिए ढूंढने आमदनी के। क्योंकि ये वो एज है जब वो स्कूल से पास आउट होकर कॉलेज में जाते हैं, वहां पर भी आप देखें सिर्फ आप इंफॉर्मेशन देने को एजुकेशन कहते हैं ना। इसके अलावा आप उनका ना कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ना उनकी कोई सोशल वो हो रही है ट्रेनिंग, ना इमोशनली उनको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। रिलीजन तो बहुत पीछे रह गया है। और फिर वो या यही समझते हैं कि हम 4 पैसे लगाकर मुल्क से फरार हो जाएं। ऐसे ही। और ये जो फिर दूसरी जगह जाना है, दरअसल तो ये आपने फ़रार होने का लफ्ज़ बड़ा सही बोला कि ये राह फ़रार के तौर पे वो इसको अपनाते हैं। जी जी। इसमें मैं चाहूँगा कि जहारा आप भी अपना नुक्ता नज़र ज़रूर दीजिएगा जी। कि नौजवानों के साथ जो मसाइल हैं उसमें हमारे पास विलिंग वेज में जो ज़्यादा तादाद में पेशेंट्स आते हैं वो यंगस्टर्स ही हैं। जी, जी। उनकी एज 20 से 35 के बीच में है। जी, जी। और इसमें काफ़ी बड़ी तादाद उन्हीं मसाइल की जिनकी सुंबल आपने निशानदेही की है, इन मसाइल के साथ, यानी गैर कानूनी काम भी होते हैं। नशे तो खैर वो पहला सलूशन वो दवा के तौर पे कोई उन्हें सजेस्ट करता है, वो तो ज़माना तालिब इल्मी से ही इंट्रोड्यूस हो जाती है सिगरेट और बाकी चीज़ें। तो उसके बाद फिर कोई उसमें डिसिप्लिन नहीं, यहाँ से जाने की कोशिशें भी, रातों रात अमीर होना, मशहूर होना, चाहे इसके लिए किसी की हक तलफी हो, कोई कानून तोड़ना पड़े, अपने आप को या किसी को नुकसान पहुंचाना पड़े, क्योंकि उस घबराहट और बेचैनी और बीमारी की हालत में मसले का हल ही कोई नहीं नजर आता। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जी। तो असल में ऐसा है ऐसी जी। सूरत हाल में इनको जी, हम मुस्बत कैसे रख सकते हैं, ये आज जो मैं एक समझती हूँ पॉइंट टू पॉन्डर है कि हम अपने नौजवानों की सोच को कैसे मुस्बत रख सकते हैं, उन्हें कैसे एक पुरुमीद मुस्तकबिल का ख्वाब दिखा सकते हैं। जहारा कुछ कहने लगी थी। जी मैं जहां। एक्चुअली इसी तरफ ही बात करी थी, जैसे मैडम ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन भी किया, एक्सपीरियंस भी है उनका, ख़ास तौर पे यूथ पे ही काम भी कर रही हैं, और बिल्कुल ठीक बात भी इन्होंने की। असल में बात ये है कि कहीं ना कहीं पे पेरेंटिंग में भी, बीइंग पेरेंट, हम लोगों को कुछ जिम्मेदारियां लेने की ज़रूरत है। पेरेंट्स ने भी कहीं ना कहीं पे सिर्फ ये चीज़ डिसाइड की है कि हमें ग्रेड्स चाहिए या हमें अचीवमेंट चाहिए रिगार्डिंग द एजुकेशन, किसी काबिल हो जाए। तो उसमें जो करेक्टर बिल्डिंग है, जो डूज एंड डोंट्स का वाला काम है ना, वो पेरेंट्स ने नहीं किया जस्ट फॉर सेक ऑफ कि बच्चा नाराज़ ना हो जाए या ताल्लुकात ख़राब ना हो जाए। दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम दीस डेज मोहसिन साहब, कि पेरेंट्स जो हैं लिटरली वो जो बात हमारे दौर में जो माँ बाप बहुत खुल के करते थे, ज़्यादा करेक्टर बिल्डिंग की बातें होती थी, सेकेंडरी ग्रेड्स होते थे। अब जो प्राइमरी है वो ग्रेड हो गए हैं, और करेक्टर बिल्डिंग तो कहीं पे भी नहीं। वो तो ये है कि बस डूज एज रोमन्स डूज वाला जो है ना काम, वो चल रहा है। और उस पे पेरेंट्स को भी ये कहीं ना कहीं पे बस उन्होंने इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया है कि हम जैसा ये कर रहे हैं बस ऐसे करने दें, माहौल ऐसा है, हालात ऐसे। कंपेटिटिवनेस है, कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है, हाँ। डिग्री की दौड़ है। वो जो बात अभी सुंबल ने भी कही कि 35 से 45 की एज ग्रुप जो है वो टीचर्स हैं जी। ज़्यादातर। जी, जी। अच्छा, पेरेंट्स में भी इसी तरह से वो जो मुआशी एक दबाव उनके अंदर है, बहुत एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं। Expectation- हाँ, मौशी दुआ के साथ साथ मोहसिन साहब वो जो एक रेस है ना, जी। कि फ़लाने इंस्टीट्यूट से ही ये क्वालिफिकेशन और एजुकेशन होगी, जी। तो उसमें फिर जो पेरेंट्स हैं उनकी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो बस फिर फाइनेंसेस को मैनेज करने में ज़्यादा हैं। अच्छा, इसमें ये बहुत बुनियादी सी चीज़ है कि जो एक्सपोजर जिसको वो पैरामीटर मानते हैं ना, वो पैरामीटर कहाँ से मिलता है? ज़्यादातर अगर हम पिछले 20 सालों में देखें तो ये जी। मसले ज़्यादा बढ़ गए हैं, और उसकी वजह ये है कि आप अगर किसी एक चीज़ की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा जो चीज़ है वो कंपैरिजन है दूसरों के साथ, ये देखे बगैर, क्योंकि जो लोग अपना एक्सपोजर दे रहे होते हैं जी। वो तो एडिटेड वर्जन होता है। जी, जी। बीच में से अच्छी कोई खबर जो आती है किसी जी। की ज़िंदगी में, वो उसको एक्सपोज करते हैं। जी, अब उसके साथ जो कठिनाइयाँ, मुश्किलात और चैलेंजेस हैं
वो हिस्सा बीच में से एडिट हो जाता है, वो एक्सपोज होता नहीं। बिल्कुल। तो हर वालिदैन भी जल्दी में हैं और तेज़ी से कोई बड़ा मकाम अपने बेटे को, अपनी बेटी को दिलवाना चाहते हैं। और यही मैसेज आगे उन बच्चों को भी है, और बच्चों के अंदर भी जैसे देखा जाए तो यूनिवर्सिटीज़ के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, जब वो जाते हैं तो वहाँ वो पढ़ने से ज़्यादा इस चीज़ पर गौर कर रहे होते हैं कि जो दूसरा उनका फेलो है वो किस गाड़ी पर आता है, जी, उसके पास जी, फ़ोन कौन सा है, जी। उसके पास पॉकेट मनी कितनी है, वो कौन से खेलों में हिस्सा ले रहा है, उसका लिबास कैसा है। यानी वहाँ स्टडी से फोकस हट के इस चीज़ पर। एग्जैक्टली अच्छा मोहसिन साहब, इससे भी बढ़ के देखें, अभी नॉर्दर्न एरियाज़ पे जितने ट्रिप्स गए बिला वजह के, कुछ मना करने के बावजूद भी, वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो ज़्यादातर जो दौड़ थी ना, उसमें सोशल मीडिया का बड़ा रोल था कि फ़लाना फ़लानी जगह पे क्योंकि गया है। और यूजली पेरेंट्स जो बहुत सेंसिबल, मैंने उनसे पूछा कि क्या मजबूरी ऐसी, तो उन्होंने कहा बच्चे, उनके दोस्त भी हो आए थे तो हमने कहा ये अलहदा जाएं तो हम खुद ही ले जाएं। अब ये वो एक ऐसी सोच है जिस पे हमें इट्स रियली वेरी अलार्मिंग कि आप इसका मतलब यू आर जस्ट फॉलोइंग योर चिल्ड्रन विदाउट थिंकिंग कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सुबल, आप क्या कहती हैं? सर, बात है कि हमें इम्पोर्टेंस को और प्रायोरिटीज को सेट करने की ज़रूरत है लाइफ में। जो नौजवान नस्ल है हमारी, यही हमारा मुस्तकबिल है। और हमें मतलब शॉर्ट लेवल पर भी जैसे घरों से इसको शुरू करना चाहिए, कैंपेन को और अवेयरनेस को, कि हमें अपनी यूथ को किसी तरह बचाना है, स्ट्रॉन्ग करना है, इमोशनली भी और सोशली भी, क्योंकि सिर्फ तालीम इस चीज़ का हल नहीं है। और जैसे आपने भी कुछ चीज़ों की तरफ हाईलाइट किया कि हम ये रेफरेंस बड़े बड़े रिलेटिव्स के या ब्रांड्स पहनकर अपने स्टेटस को हाईलाइट करें, क्योंकि ये एक ऐसी सोच है या एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया सोशल मीडिया पर, जिससे हमारी नस्ल जो है वो खराब हो रही है। उनको वो मतलब कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, जीरो टॉलरेंस है, मतलब एंगर मैनेजमेंट नहीं है बच्चों में, डिसीजन मेकिंग नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग तो बिल्कुल ही नहीं है, और रियलाइजेशन नहीं है कि हमारा कंपैरिजन हमारे ही यस्टरडे से होना चाहिए कि क्या मैं बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्फ हूँ या हम मुझे कंपैरिजन किसी दूसरे से करना है। मतलब दूसरे के क्या रिसोर्सेज हैं, आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, ये दोनों चीज़ों को हम कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसा ही। और इसमें जो एजुकेशन है उसके अंदर जो ट्रेनिंग का पार्ट है वो बहुत हमें कहीं कमज़ोर और पीछे नज़र आता है। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, करियर बिल्डिंग, पेरेंटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, लाइफ स्किल्स, ये जो एरियाज है जो असल ज़िंदगी में अच्छा इंसान बनने के ट्रेट्स हैं, ये लैक कर रहे हैं। इस पर काम नहीं। अच्छा, फिर मूड मैनेजमेंट, यानी आप ये देखें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही कोई बच्चे 12-13 साल की एज में दाखिल होते हैं तो उनके अंदर आने वाले बायोलॉजिकल चेंजेस को फोरसी करते हुए अगर पहले से प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ ये देख लिया जाए कि जब इनकी एनर्जीज़ में इजाफा होगा तो उन एनर्जीज़ को चैनलाइज करने के जो रॉन्ग वेज़ हैं वो भी इर्द गिर्द पाथवेज मौजूद हैं, उसकी ख़बरें, उसकी दावतें मौजूद हैं। तो इससे पहले कि वो उन एनर्जीज़ को संभाल ना पाएँ तो उनको डायरेक्शन देने के लिए उस एनर्जी को कोई ना कोई शक्ल देने के लिए हमें बंदोबस्त करना होगा। क्योंकि अगर आप उसकी क्रिएटिविटी की तरफ उसको माइल करते हैं, क्रिएटिव स्किल्स पर, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना तो अब आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी कम होता जा रहा है। यानी कुछ ख़ास ख़ानदानों तक ही ये चीज़ आप देखें कि खेलों में भी कुछ ख़ास ख़ानदानों से नस्ल दर नस्ल उनके बच्चे फिर उस खेल में हिस्सा ले रहे होते हैं। तो स्पोर्ट्स में दिलचस्पी कम हो गई, पर्सनैलिटी डेवलप करने में, एजुकेट करने में, कम्युनिकेशन कम हो गया मोहसिन साहब। मतलब वो जो एक फैमिलीज में एक हेल्दी कम्युनिकेशन था ना, पूरे दिन की रूटीन और आपकी एक्टिविटीज़ और उसके बाद उस पर फीडबैक देना, चेक रखना, आप ये देखें ये चीज़ें बहुत कम हो गई हैं। पेरेंट्स जो हैं वो बस, मैंने अब बताया ना, ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं वो यही होता है कि अब बात करेंगे, बात से बात निकलेगी, ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, यानी रोल रिवर्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अभी मैडम ने बड़ी अच्छी बात की कि हमारी क्योंकि यूथ है जनरेशन और पूरा हम इस पे ही डिपेंड करते हैं ना, अपनी यूथ पे ही। फ्यूचर तो यही है, फ्यूचर ये है, तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इसको जैसे हमारे तो इस शो का पर्पस भी ये है कि हम आवाज़ उठाएं और रियलाइजेशन डेवलप करें कि बेसिक जो पेरेंट्स हैं उनका जो ब्यूटी है ना, उनके
वो यही है कि उन्होंने गुड पेरेंटिंग करनी है। जब पेरेंटिंग राइट साइड पे होगी तो उसके बाद ग्रेड्स भी अच्छे हो जाएंगे, करियर भी अच्छा होगा, उसमें कोई इनसिक्योरिटी नहीं होगी। तो बात यहाँ से समझ में आती है कि पेरेंट्स बनने से पहले पेरेंटिंग स्किल्स का डेवलप होना, बिल्कुल बच्चों के बड़े होने से पहले उनके बड़ा होने पर आने वाले चैलेंजेस के लिए उनको तैयार करना, बिल्कुल। यानी कि प्रोएक्टिविटी के अंदर मसले का हल छुपा है। और इसमें कॉमन सेंस से नहीं बल्कि साइंटिफिक अप्रोच से रिसर्च बेस्ड जो चीज़ें हैं उनको समझ कर फॉलो करके आम करने की और इंस्टीट्यूट्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है। जब साइकोलॉजी को, ट्रेनिंग्स को एक रेगुलर, एक रोज़ाना की एजुकेशन के अंदर इस चीज़ का हिस्सा बनता जाएगा, सिर्फ स्टूडेंट काउंसलर की नहीं बल्कि इस वक्त हर इंस्टीट्यूट के अंदर ऐसे कोचिंग सिस्टम की ज़रूरत है जिसमें कि लाइफ कोच के तौर पे, ट्रेनर के तौर पे रेगुलर उनकी अपब्रिंगिंग ट्रेनिंग में पेरेंट्स का भी रोल हो, टीचर्स का भी रोल हो, माहौल भी फिर ऐसा हो, और ये जो सारा स्ट्रक्चर एक डेवलप होता जाएगा तो उससे फिर एक बेहतरीन जो जनरेशन है वो हम डेवलप कर पाएंगे। मेरे पास तो ऐसी इन्फॉर्मेशन भी है कि ऐसे इदारे भी जहाँ हफ्ते में एक दफ़ा फ़ोन दिया जाता है, जी। ऐसे भी इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं जहाँ बच्चों को इंटरमीडिएट के लेवल तक जब वो पहुँचते हैं तो उससे पहले उनके पास वहाँ इंस्टीट्यूट में इंतज़ाम ऐसा होता है कि वो फ़ोन उनके पास नहीं होता, हफ्ते में एक दफ़ा। और वहीं के एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि उन्होंने जब ड्रग्स का आगाज़ किया तो वो उसी माहौल में रहते हुए किया, यानी उन्होंने किस तरह से हासिल किया ये सब कुछ, वो एक अपनी दास्तान उन्होंने सुनाई। तो सुंबल, आपने बड़ा अच्छा फूड फॉर थॉट दिया। मेरा ख्याल है इन मौज़ूआत पर बात होती रहे तो अगर हम कुछ लोगों को भी इस डायरेक्शन पर दावत फ़िक्र देने में कामयाब होते हैं तो मैं समझता हूँ कि कुछ घरानों को मिसाली सतह पे अगर अपने बच्चों को तरबियत करने का मौका मिले तो कुछ मिसालें ही होती हैं जो दूसरों के लिए मशाल राह बना करती हैं। जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। हमें नौजवानों को अगर ठीक करना है तो उससे पहले हमें पेरेंट्स को भी एड्रेस करना है। पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होना चाहिए, उन्हें भी अवेयरनेस मिलना चाहिए कि वो बच्चों की तरबियत में कहाँ कमी मतलब कर रहे हैं। Exactly. दे आर फैसिलिटेटिंग देम विद द रिसोर्सेज जो उन्हें अपने बच्चों से ही दूर करते जा रहे हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने एक रिसर्च गो थ्रू की जिसमें लंच के बारे में जिक्र किया गया था कि एक दफा आपको टेबल पर फैमिली को बिल्कुल डिनर टुगेदर करना चाहिए या लंच इकट्ठे करना चाहिए। उससे क्या था कि भी फैमिली में एक बॉन्ड बना रहता है। घर में कुकिंग होती है, वालिदैन इन्वॉल्व होते हैं, बच्चे क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे, वालिद साहब के पास भी एक अच्छा टाइम होता है सारे दिन की रिपोर्ट लेने के लिए। तो जब से आप देखें घरों में भी वो स्ट्रक्चर, वो फैमिली नॉर्म्स नहीं रहे, बड़े छोटे की वो रिस्पेक्ट का लेवल नहीं रहा। पहले ये तालीम के साथ जो तरबियत का वर्ड यूज किया जाता था वो अक्सर घरों में फुलफिल हो जाता था। वो ट्रेनिंग बड़े ही कर देते थे कि छोटों से कैसे बात करनी है, बर्दाश्त किसकी बात को कितना करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है। ये सब चीजें जो है ये इनके लिए स्पेशल इदारे या स्पेशल काउंसलर्स की जरूरत नहीं पड़ती थी। जब से ये हमने घर इस तरह न्यूक्लियर सिस्टम पे कर दिए कि मदर भी जॉब कर रही हैं, फादर भी जॉब कर रहे हैं, हर कोई एक दूसरे से भाग रहा है, कोई जिम्मेदारी ओन नहीं कर रहा, तो अब आप देखें कि रिश्ते कमजोर हो गए, डिवोर्स रेट कितना बढ़ गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं क्योंकि पेरेंट्स को डील करती हूँ एज एजुकेशनिस्ट, तो मेरे पास इस वक्त तकरीबन 40% की रेशो ऐसी है जिसमें सिंगल मदर्स होती हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जाहिर है प्राइमरी लेवल पर वो रख लेती हैं, ओन कर लेती हैं। तो ब्रोकन फैमिलीज के बच्चे कभी भी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं बन पाते। तो ये वहाँ घर से ही शुरू हो रही है इस तरह की तरबियत, और वो फिर आगे बढ़ते जा रही है। अच्छा, अब ये जो आपके इस जुमले पर मेरा इख्तिलाफ है कि वो कभी भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के इंसान नहीं बन पाते, एक्चुअली काम करने से वो बन पाते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब चैनलाइज करेंगे उनकी एनर्जीज, या वाकई कोई ऐसा अच्छा पेरेंट या गाइड मेंटोर उनकी लाइफ में आ जाएगा तो वो जरूर करेंगे। अदरवाइज वो एक्सप्लॉइट करते हैं कि जी हमारे पास बाप नहीं है। महरूमियों को ज्यादातर जो बच्चे हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं।
बिल्कुल। अपनी वालदा को परेशान करते हैं। उन्हें पता है कि भी हम इनका मतलब सब कंप्लीट एसेट हैं, तो मैंने ऐसे बच्चों को अपनी वालदा को ब्लैकमेल करते देखा है डिफरेंट वेज से। तो और मैंने तो आई हैव सीन मोहसिन साहब, जी इवन के जो सिंगल पेरेंट नहीं भी है ना, दे हाँ आर लिविंग टुगेदर, जी तो ये जो एक इसमें एक इन्होंने वर्ड यूज़ किया है ना, एक्सप्लॉइट करना, हाँ मैनिपुलेशन। हाँ तो इफ़ मतलब दे आर नॉट इन अ काइंड ऑफ पॉजिटिव पेरेंटिंग, जो पेरेंट्स हैं, तो एक्सप्लॉइटेशन मैनिपुलेशन वहाँ पे भी बहुत पीक पे क्योंकि होती है, अगर एक पेज पे, बल्कि वहाँ शायद ज़्यादा ज़्यादा टॉक्सिसिटी होती है, वो क्योंकि इस वजह से कि वहाँ दोनों का वर्जन आपस में नाइत्तेफाकी के साथ है, हाँ कॉन्ट्रडिक्शन होती है। कॉन्ट्रडिक्शन है। और जो बच्चा है वो तो डिवाइड एंड रूल को बड़ा एंजॉय करता है, मास्टर होता है, फिर सीख जाता है ना, मैनिपुलेशन होती है उसकी। ज़्यादा स्कोप निकल रहा है वहाँ मैनिपुलेशंस का भी। तो ज़्यादातर में जो रिसर्चेस ये कहती हैं कि बल्कि जो सिंगल पेरेंटिंग है, अब इट्स नॉट अ डिबेट, मैं सिर्फ ये क्योंकि ऑन एयर है तो मैं क्लियर कर रही हूँ, तो वो एट टाइम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। और जो कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ पेरेंट्स होते हैं बट लिविंग टुगेदर, तो वहाँ पे मैनिपुलेशन और एक्सप्लॉइटेशन का जो रेशो है वो ज़्यादा होता है। बहुत ही फ्रूटफुल बातचीत सुंबुल खान आपसे, आपके कीमती वक्त का, शिरकत का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। और हमने एक डिस्कशन की, मैंने, आपने, जहाँ आरा ने, और मेरा ख्याल है कि इस डिस्कशन से जो शऊर की कोंपलें फूटती हैं, यकीनी तौर पे उसकी महक, उसकी खुशबू कई घरों को खूबसूरत बना सकती है, महका सकती है। तो खुश रहिए, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह किसी वक्त दोबारा भी हम आपको शो पर इनवाइट करेंगे। जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच मोहसिन साहब, बहुत जहारा साहिबा। थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज़। तो ले जी लेते हैं एक ब्रेक और वापस आएंगे तो आपसे मज़ीद बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। लेट्स टॉक विद विलिंग वेज। विलिंग वेज का लाहौर स्टूडियो आपके लिए प्रेजेंट करता है, और विलिंग वेज के चैनल से, चाहे वो विलिंग वेज का फेसबुक पेज हो, या फिर यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, या फिर टिकटॉक, या कोई भी हो फॉरम, वहाँ जब भी आप विलिंग वेज को ऑन करेंगे तो आपको एक ख़ास बात मिलेगी, हमारी रेगुलर वीडियोस जिनकी तादाद में हर रोज़ इजाफा हो जाता है। 11,000 तक की तादाद थी कुछ दिन पहले तक, अब यकीनन इसमें इजाफा हो चुका होगा, क्योंकि हर शाम जो आप देखते हैं यू आस्क फॉर इट, और यू आस्क फॉर इट में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के प्रोफेशनल्स की टीम अपने अपने एक्सपीरियंसेस और नॉलेज के साथ आपके साथ डिफरेंट मौज़ूआत पर बात करते हैं। आज का दिन सैटरडे का लाहौर से विलिंग वेज का वो शो जो कि मोस्ट पॉपुलर शो है, डॉक्टर सदाकत अली के साथ आप शाम 7 बजे देखेंगे, यू आस्क फॉर इट। और इसके अलावा हमारा ये शो जो कि आप देख रहे हैं, लेट्स टॉक विद विलिंग वेज, ये एवरी सैटरडे को दोपहर में टेलीकास्ट होता है। मैं और जहारा मिलकर इसे प्रेजेंट करते हैं। जहारा जी सर, आपकी इजाज़त हो तो अगली कॉलर से बात कीजिए। जी सर प्लीज़। वैसे कभी ऐसा होता है कि कोई किसी से इजाज़त मांगे और इजाज़त वो ना दे? वैसे मैं सोच रही हूँ कि ये भी रिकॉर्ड मैं ही कायम करूँगा। अच्छा लेकिन इस वक्त नहीं, इस वक्त क्योंकि हमारे साथ मिनाहिल अजीम हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मोहसिन नवाज कैसे हैं आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मिनाहिल, इस शो पर आप शामिल हो रही हैं, एक तो बहुत शुक्रिया आपकी एप्रिसिएशन का, और शो के बारे में आपका जो फीडबैक है वो भी मुझे मिलता रहता है। तो किस मौजू पर बात करना चाहेंगी इस वक्त नादरीन से?
सर मैंने अपना एमफिल का थीसिस किया था तलाक याफ्ता मर्द और खवातीन के ऊपर जिनके बच्चे थे। अच्छा। तो मैं उसी टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि इसके ऊपर बात नहीं की जाती है। हमारे नौजवानों को माँ बाप शादी के बारे में बताते हैं कि शादी एक सुन्नत है और हमें करनी चाहिए, लेकिन इस चीज के बारे में कुछ नहीं बताते कि अगर एक इज़्दिवाजी रिश्ता ना चले तो उसमें आपने कैसे डील करना है। हमारे यहाँ सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है तलाक याफ्ता लोगों के लिए, और इसके पर बात करना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा अच्छा मौजू होगा। जी जी। तो क्या यानी इसके ख़ास तौर पे किन पहलुओं को आप चाहती हैं कि लोगों के सामने रखे जाएं? अच्छा, तो इसमें तलाक क्योंकि एक बहुत बड़ा एक मौजू है, लेकिन इसमें जहाँ मैं समझती हूँ एक सोशल इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, इमोशनल इश्यूज हैं, फैमिली रिलेटेड इश्यूज हैं जिनके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। इसमें बेसिकली तलाक सिर्फ दो नौजवानों की नहीं होती, बस एक मर्द और औरत की जो रिश्ता इज़्दिवाज में होते हैं बस उनकी तलाक नहीं होती। लेकिन क्योंकि हमारा मुआशरा ऐसा है कि जिसमें फैमिलीज आपस में मिली होती हैं और जब बच्चे आपस में हों तो तलाक की वजह से पूरे खानदान की जिंदगी पर कहीं ना कोई असर होता है। इसमें तो कोई शक नहीं, पर इसमें हाँ। ऐसा ख़ास क्या कि जो आप कहना चाहेंगी जो मुनफरिद सी बात है, यानी ऐसी बात है कि जो आपको लगा कि बहुत चौंका देने वाली ऐसी चीज़ है जो लोगों के सामने रखनी चाहिए? हाँ जी। सो जो मेरा थीसिस था उसमें 2-3 पॉइंट्स थे जो कि बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थे, जिसमें खानदानी दबाव और तनकीद है। जब तलाक होती है तो जो हमारी फैमिलीज होती हैं वो ही इतनी तनकीद करती हैं, इतना दबाव देती हैं। पहले तो तलाक आसानी से नहीं होती है क्योंकि उस पे औरत को कहा जाता है कि कंप्रोमाइज करो, बच्चों के लिए जिंदगी गुजार लो। मर्द को कहा जाता है कि तुम खानदान की इज्जत का ख्याल रख लो और शादी को बचाने की कोशिश करो। अब अगर वो रिश्ते में वो मियाँ बीवी ही नहीं रहना चाहते और वो तलाक की तरफ जाते हैं तो खानदानी दबाव बाद में भी बढ़ जाता है। इसमें फिर खानदान की जब सपोर्ट नहीं होती, स्पेशली माँ बाप की, तो वो जो इंसान है वो तन्हाई का शिकार हो जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी सोशल लाइफ को तंग कर लेता है, अपने ऊपर बाहर आना जाना खत्म कर देते हैं, रिश्तेदारों से मिलना बंद कर देते हैं। इसलिए कि वो सवाल पूछा जाता है कि तलाक क्यों हुई, क्या वजह बनी, मौजू ये बन जाता है। हाँ जी, लोग उनसे पूछते हैं क्या मसले मसाइल का शिकार हुए और फिर उन्हें एक कुछ नेगेटिव बातें ऐसी की जाती हैं कि तुमने कोशिश नहीं की, इतना मुश्किल नहीं होता। मर्द हजरात को ये कहा जाता है कि तुम एक औरत को नहीं संभाल सके। तो ये जो चीजें वो इंसान को अंदर ही अंदर खा जाती हैं। इसमें अब हम बात करेंगे कि जैसे कि ऐसा होता है कि तलाक याफ्ता मर्द और खवातीन को अपने ही घर वालों की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलती है। उन्हें शर्मिंदा किया जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनसे नाताल्लुक हो जाते हैं। मैं आपको इससे रिलेटेड एक किस्सा सुनाना चाहूंगी। मैं जब मेरा एक क्वालिटेटिव थीसिस था ये, जिसमें मैंने तकरीबन 10 से 15 लोगों का इंटरव्यू किया था। तो मेरे थीसिस के बाद मुझे उसके 3 माह बाद मेरी एक पार्टिसिपेंट का मैसेज आता है कि आप जाग रही हैं। वो रात के 2:30 बजे का टाइम था। अच्छा। और मैंने उन्हें कहा कि अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो हम सुबह बात करते हैं, बट वो रो रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर अब ये बात हो सकती है तो आप मुझे बताएं। मैंने उन्हें उसी वक्त कॉल की और वो बहुत बुरी तरह रो रही थी। उनकी दूसरी तलाक हो गई थी मेरे थीसिस के बाद। अच्छा। और वो ईद का वक्त था और वो मुझे बता रही थी कि आज मेहमान आए हुए थे। मेरे माँ बाप ने मुझे कहा कि तुम ऊपर कमरे में जाके बंद हो जाओ, वहां से निकलना नहीं, क्योंकि अभी हमने खानदान वालों को नहीं बताया कि तुम्हारी तलाक हुई है और ये बाइस शर्मिंदगी है कि लोग कहेंगे दूसरी तलाक हो गई है। तो वो कहते हैं ना मुझे कहीं लेके जाते हैं ना मुझे कुछ करने देते हैं, मैं बस अपने कमरे में बंद हूँ, ना कोई मेरे से बात करता है। और वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। उस वक्त मुझे फील हुआ कि हमारे खानदानी जो सपोर्ट सिस्टम है वो कितना वीक है। इसके साथ साथ जी, जब मैंने उनसे कहा कि आप इसके बारे में क्या समझती हैं कि अगर आप अपना आपको वक्त लेना चाहिए, अब कह रही वो चाहते कि मेरी दोबारा शादी कर दी जाए। तो उसमें भी वो कह रही थी कि हमारे यहाँ दूसरी शादी के बहुत ज्यादा मसाइल हैं, ये बहुत आसान नहीं है कि आप आगे एक नया रिश्ता कायम करें जब तक आप इससे
पूरी तरह से सेहतियाब नहीं हो जाते। और ये इनकी तो फिर तीसरी होनी थी ना? हाँ जी, तीसरी होनी थी। हाँ। जब तक आप पहले 2 एक्सपीरियंस से हील्ड नहीं होगे, आप अगला रिश्ता नहीं निभा सकते। करेक्ट। जब तक, हाँ जी, जब तक आप इमोशनली हेल्दी नहीं है, आप नहीं कर सकते एक और रिश्ता है। ये शादी एक बहुत नाजुक रिश्ता है जिसे निभाने के लिए आपका ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, इमोशन तौर पे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है, हेल्दी होना पड़ता है। तो मिनाहिल, इसमें ये तो समझ आ गया और ये बात तो बिल्कुल सही है कि इसको अच्छा, तलाक याफ्ता को अच्छा नहीं समझा जाता। आप मैसेज क्या देना चाहेंगी ऐसे लोगों को, सोसाइटी को? कोई मुख्तसर सा क्या आपका मैसेज बनता है? मैं उन्हें यही मैसेज देना चाहूंगी कि हमें अपने मुआशरे को ये सोचने की जरूरत है कि हम तलाक याफ्ता लोगों को सपोर्ट करें। एक रिश्ता खत्म हो गया है तो उसके ऊपर बात करना ऐसा जरूरी नहीं है, until unless कि आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना चाहते हैं और अपनी जो गलती है उनके ऊपर काम करना चाहते हैं। एक पॉजिटिव वे में हम अगर उन्हें मोटिवेट करें और उन्हें सपोर्ट करें और उन्हें शर्मिंदगी या तन्हाई में ना धकेलें, तो वो एक नई जिंदगी गुजारने का हौसला पैदा कर सकते हैं अपने अंदर। क्योंकि तलाक के बाद भी जिंदगी खत्म नहीं होती है, हमेशा जिंदगी चलती रहती है और कभी भी हमें कोई भी अच्छा हमसफर मिल सकता है एक तलाक के बाद भी, और एक खूबसूरत जिंदगी हम गुजार सकते हैं अगर हमारे इर्द गिर्द अच्छे लोग हैं, अच्छा सपोर्ट सिस्टम है। बेहतरीन बात कही आपने। तो बहुत शुक्रिया मिनाहिल आपके शिरकत करने का। आपने बड़े अहम मौजू पर और बड़ी मुनफरिद बात की, और आपका थीसिस का जो आपने मौजू चुना वो भी बड़ा मुनफरिद था। तो मेरे ख्याल है कि इस तरह के मौज़ूआत को थीसिस का, स्टडी टास्क्स का हिस्सा बनाना ये भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि फिर इन मौज़ूआत पे बात और ज़्यादा खुल के की जा सकती है। तो खुश रहिए, और दोबारा भी हम किसी वक्त आपको अपने शो पर इनवाइट करेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। जी जहारा। मेरा तो मोहसिन साहब जब मैडम बात कर रही थी, क्योंकि उन्होंने थीसिस भी किया है ऑब्वियसली, तो बहुत सारी उन्होंने जो डिवोर्स्ड ख़वातीन मर्द होंगे उनको एक्सपीरियंस भी किया होगा थ्रू जो उन्होंने अपना परफॉर्मा फिल भी कराया होगा, इंटरव्यू भी हुआ होगा, पर एक प्रॉपर प्रोसेस होता है थीसिस का। तो एक्चुअली मैं तो बीइंग थेरेपिस्ट जो चीज़ें मेरे जहन में आ रही थी, शायद वो ज़रा मुश्किल हो लोगों को सुनना समझना। बता दीजिए, कुछ 2-3 मुश्किल बातें ज़रूर कर दें। असल में बात ये है मोहसिन साहब कि जैसे जो अभी बात जैसे बच्चों की भी, यूथ की हो रही थी ना, तो मेरे नज़दीक यूथ से ज़्यादा मसला पेरेंटिंग में है। अब डिवोर्स की जैसे बात हो रही है, तो बात ये है कि तलाक तक की जो नौबत है ये ओवरनाइट नहीं आती। मैंने बड़े से बड़े मुश्किल जो ताल्लुकात थे लोगों को बड़े अच्छे से निभाते भी देखा, और बड़े से बड़ा अच्छा फुल ऑफ फैसिलिटेशन और हर चीज़ में आज़ादी वाला ताल्लुक भी बड़ी जल्दी ख़त्म होते देखा। ठीक, तो ये है असल में एक पूरी एक स्टडी है इसके पीछे कि कोई भी ताल्लुक, ना सिर्फ मियाँ बीवी का, मैंने पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप भी जैसे अपने एक्सपीरियंस में अपने जो फेलो आपके कुलीग्स हैं उनके साथ भी, बहन भाइयों के साथ भी, सिबलिंग्स का भी, ये वो एक्चुअली जो रिलेशनशिप है ना, ये भी कंप्लीट साइंस है। तो जब अगर आप उस साइंस को समझ लेंगे और उस हिसाब से उसको आप चलाएंगे, तो फिर ये जो शरअ है ना हमारे यहाँ तलाक की, देखिए ज़ोर किस चीज़ पे दिया जा रहा था, या लोग भी यूजली कहते हैं कि अडॉप्टेबिलिटी आ जानी चाहिए, फैसिलिटेशन होनी चाहिए। जो टैबू है, टैबू तो हर चीज़ का है, सिंगल पेरेंट का है, डिवोर्स का है, नशे की बीमारी का है, कैंसर का है, किसी दौर में हार्ट की जो डिजीज़ थी उसको हम फॉरेंसिक इशू तो बनता है ना, एक हाइप क्रिएट होती है, लोग छुपाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस चीज़ में हम अपने एक ऐसे अडॉप्टेबिलिटी डेवलप करें और हम कहेंगे भी हम वेलकम करेंगे, तो हम वेलकम करेंगे हेल्दी रिलेशनशिप्स को ना, हम वेलकम करेंगे राइट एक्शंस को, राइट बिहेवियर्स को, राइट एटीट्यूड्स को, और हमें वेलकम करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए कि निबाह की पॉलिसी का सही तरीका क्या है। यानी निबाह की पॉलिसी कोई मारपीट कर खाना तो का मतलब हरगिज़ नहीं है। आपके जैसे हमारे पास एक बुक है किस्सा चहार दरवेश और मियाँ बीवी लड़ते क्यों, डॉक्टर सदाकत अली साहब की, डॉक्टर सदाकत अली साहब की, और उन्होंने एक रिसर्च के बाद, काफ़ी रिसर्चेस के बाद उस बुक को लिखा। तो बहुत खूबसूरत बुक है जिसमें वो 4 रवैये मोहसिन साहब बताते हैं। आप अगर बताएं वो 4 रवैये
ताकि मुझे भूलना चाहिए। अच्छा नहीं, मुझे याद है, मैं बताती हूँ। अब तो आप ही ने बताने हैं। अच्छा, पहला बात तो ये है कि पहला रवैया तो ये है कि जो हम डिफेंसिव होते हैं ना, जी फिर सरकास्टिक होते हैं, फिर हम तौहीन अमेज़ी करते हैं, जी और फिर हम स्टोन वॉलिंग कर लेते हैं, जी। यानी पत्थर का सनम बन जाते हैं। जी ये 4 रवैये ऐसे हैं जो अपने रिश्ते से निकालते हैं, जी और उसके बाद आप देखें कि रिश्ता किस कदर खूबसूरत हो जाएगा। और मियाँ बीवी का जैसे लास्ट शोज़ में भी हमने बात की, बल्कि डॉक्टर साहब भी बात, डॉक्टर सदाकत अली की मैं बात करूँ अगेन, वो ये बात कहते हैं कि मियाँ बीवी का ताल्लुक दुनिया का वाहिद ताल्लुक है जो करेक्ट करने का नहीं है, हरगिज़ भी करेक्ट करने का नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे समझा जाता है कि सिर्फ मियाँ ही बीवी को करेक्ट कर सकता है और बीवी ने ही शौहर को करेक्ट करना है और उसको शार्प करना है और सेट करना है। और तो यहीं से ही मसाइल पैदा होते हैं। अब जैसे इन्होंने खुद ही बात की मैडम ने कि उनकी दूसरी डिवोर्स हुई थी और उन्होंने कहा कि फैमिली तीसरी पे राज़ी नहीं हो रही है, तो ये तो एक बहुत सीरियस मेंटल हेल्थ इशू है। यानी कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और तीसरा भी, आई एम सॉरी बट तीसरा भी नहीं निभेगा जब तक आप खुद करेक्ट नहीं करेंगे। और साइकेट्रिक इलनेसेस के अंदर ख़ास तौर पे मूड डिसऑर्डर्स के जितने भी लोग शिकार होते हैं, उनके अंदर इम्पल्सिव डिसीजंस की ज़्यादा रेशो होता है, इम्पल्स होता है, लॉस ऑफ कंट्रोल होता है उनके अंदर, फ़ौरन से वो फैसला साजी करते हैं और हर फैसला पहले से ज़्यादा बुरा होता है। अच्छा, मैंने इसमें जब ये बात कर रही थी ना, तो मुझे ऐसी 3 ख़वातीन याद आई जी जिनकी तीसरी शादी बहुत कामयाब रही। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि जिसकी डिवोर्स हुई मसला उसी के साथ हो। यानी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इत्तफाकिया तौर पे, क्योंकि ज़िंदगी इत्तफाकात का नाम है, जी तो इत्तफाकिया तौर पे एक दफ़ा, मतलब एक उनमें से एक खातून का जी एक दफ़ा एक जब शादी हुई तो पता चला कि वो एडिक्ट भी है और जो उन्होंने बताया था जी वो जी वैसे नहीं निकले। जी 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 बिल्कुल अच्छा, दूसरी दफ़ा उन्होंने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ के साथ जो शादी की, तो उसमें अगेन ये चीज़ थी कि उसका मूड डिसऑर्डर था और उसकी भी रियलिटी जो है वो उससे मुख्तलिफ थी और ऑलरेडी उसकी कोई मैरिज भी थी। जी अब उसके बाद फिर तीसरी शादी जो है वो किसी एक ऐसे पर्सन से हुई जो कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे। वहाँ उनकी शादी कामयाब है। अच्छा, तो ये यानी कि जो एक सोशली इस चीज़ को बहुत बुरा जाना जाता है, एक ये समझा जाता है कि जिस खातून की तीसरी दफ़ा अगर कहीं से डिवोर्स या दूसरी दफ़ा डिवोर्स हुई है तो ज़रूर उसके साथ ही कोई मसला है। जी तो हम जल्दी से ये जो जजमेंट्स पास कर देते हैं ना, ये है असल प्रॉब्लम। जी जी हम इतना ज़्यादा क्यों बयानात देना चाहते हैं। जी जी चीटिंग की बात, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले भी एक जिक्र हो रहा था कि आपस में किसी का निभाह नहीं हो सकता, तो उसमें एक दूसरे के इनफिडेलिटी, जी, जी, चीटिंग, जी, इस जी, तरह जी, का। जी। अच्छा, चीटिंग जो है वो सिर्फ मियाँ और बीवी या मर्द और औरत के दरमियान नहीं है। जी 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 चीटिंग वालिदैन और बच्चों के दरमियान भी है। ऑब्वियसली बिल्कुल। अच्छा, चीटिंग यानी कि किसी के साथ मिसकमिटमेंट करना और बॉस एम्प्लॉयज़ में आप देख लें, हाँ। वर्क प्लेस पे देखें आप, हर जगह। हर जगह पे। जी, तो कमिटमेंट से जहाँ भी कोई हटेगा और कोई किसी को धोखा देगा और जी। उसके साथ जो किया हुआ उसका कोई डील है, जी उसमें कोई ऐसी बेईमानी करेगा, जी तो उसमें जाहिर सी बात है कि उसका जिसके साथ वो बेईमानी हुई है वो तो तड़प उठेगा ना, जी 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 वो तो बड़ी तकलीफ में जाएगा। जी जी अच्छा, अब अगर उसको ऐसी तकलीफ को डील करना नहीं आता तो फिर उसे उस आग में सुलगते नहीं रहना, जी जी फिर उसे उस आग के दरमा के लिए, उस दर्द के दरमा के लिए जी किसी माहिर से मशवरा करना है। तकलीफ से नहीं, क्योंकि तकलीफ में रहेगा तो जो अलाव उसके अंदर जल रहा है उसकी आंच उसके माहौल को भी गरमाएगी, जी वो हीटेड कर देगी। जी जी वो जहाँ कहीं भी होगा, वो वर्क प्लेस पे होगा, घर पे होगा, जहाँ भी बैठेगा, तो उसके अंदर से निकलने वाली चिंगारियाँ तकलीफ की इर्द गिर्द को भी मुतासिर करेंगी। चुनाचे उसको एक हेल्दी पर्सन बनाने के लिए ज़रूरी है कि वो तकलीफ़ से निकले, और उसके तकलीफ़ में निकलने के लिए आम तौर पे तकलीफ़ ज़्यादा, तकलीफ़ से निकलने का हौसला, करेज और फैसला नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो तो तकलीफ़ में है ना। जी जी इसीलिए उसकी मदद के लिए किसी दूसरे को आगे बढ़ना होगा। वो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स अगर नहीं हैं
तो कोई भी हल्का असर उसके आसपास दोस्त अहबाब यानी कि जो भी उसके सोशल सर्कल में उसको तकलीफ़ में पहचान रहा है कि है ये तकलीफ़ में, तो उसकी मदद के लिए उसको अपना कोई रोल अदा करना होगा। जी। तब जाके बात बनेगी। तो अगर हम ये देखें कि किसी भी तकलीफ़ में चले जाना और फिर बेबसी के साथ ही ज़िंदगी गुजारते रहना, ये कोई ऑप्शन नहीं है। जी। इस ऑप्शन पे जाकर तो फिर जीना और मरना एक बराबर हो जाता है। जी, जी, जी। बातें आप सब लोगों से होती हैं और आपके और हमारे दरमियान होने वाली इस गुफ्तगू का जो फीडबैक हमें आता है उसका बेहद शुक्रिया, क्योंकि इसके बनने वाले क्लिप्स सोशल मीडिया पर जहाँ जहाँ भी शेयर होते हैं, आपके वहाँ भी कमेंट्स आ रहे होते हैं, आपके कमेंट्स यहाँ भी आते हैं। तो आप सब की इस शिरकत का बुनियादी मकसद हमें और आपको मिलकर एक सोच विचार को फ़रोग़ देना है ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकें। सो आप इस शो पर अपनी राय और अपने तजुर्बात हमसे ज़रूर शेयर किया करें, आपके कमेंट्स की सूरत में, आपकी कॉल्स की सूरत में। आप देखें कि जिन कॉलर्स से हमने बात की जी, जी। उन्होंने कितना ज़बरदस्त इनपुट दिया। तो आप सब लोगों को भी हम चाहेंगे कि ज़रूर अपने अपने और इनपुट दोनों ख़वातीन ने मोहसिन साहब बहुत रिसर्च बेस्ड बात की। जी। मतलब पहली भी जो थी जी। अपने एक्सपीरियंस से उन्होंने बहुत ही अच्छे टॉपिक पे हमारी जो यूथ के बारे में, और जी। जो दूसरी हमारी कॉलर थी जी उन्होंने भी रिसर्च बेस्ड बात की। जी, और हम चाहते हैं कि इसी तरह हमारे जो इतने कॉम्पिटेंट लोग हैं वो हमारे शो में शामिल भी हों, जिससे बाकी लोग भी मुस्तफ़ीद हों। यानी हम ऐसे टॉपिक्स पे बात हो जिस पे यूजुअली बात नहीं होती। और क्योंकि जो सोसाइटी में जब हम कहते हैं ना कि ये चेंज आना चाहिए, तो चेंज का अमल तभी आता है जब आप उस पर बात करते हैं, बिल्कुल। और फिर आप उसमें से उठाते हैं अच्छा कौन से चीज़ें वर्केबल हैं और कौन सी वर्केबल नहीं हैं। जी तो जो वर्केबल होते हैं बिलीव्स हम उनको प्रैक्टिस में ले आते हैं, और जो वर्केबल नहीं होते फिर हम उनको डिलीट करते हैं। एग्जैक्टली। तो जब हम बड़ा दुखी हो रहे होते हैं ना कि अच्छा ये सोसाइटी में ये नॉर्म्स जो है ये बहुत पेनफुल है, ये या ये इसको एज टैबू लेते हैं, तो एक्चुअली तो वो बिलीव्स वो हैं जो कि वर्केबल नहीं हैं, लेकिन हमने साथ उनको चलाया जा रहे हैं। हम बैगेज है ना हमारे जी साथ, जी और वो बैगेज तब तक चलेगा जब तक हम उसको कहीं बैठ के सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, जी, उसमें जी। से काम की चीज़ें निकाल के बाकी हम उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे। तो ये जो बातचीत है, शोज़ हैं हमारे विलिंग वेज के फोरम से, बेसिकली तो इनका पर्पस भी ये है कि जो हमारे वर्केबल बिलीव्स हैं हम उनको काम में लेके आएँ और उनको फैलाएं, जी। ताकि बाकी जो सब लोग हैं वो भी उससे फ़ायदा उठाएं। जो भी कुछ है मोहब्बत का फैलाव है। तो ये जो फैलाव है बस जिस्म का फैलाव ना हो, क्योंकि वो चर्बी ज़्यादा हो तो उससे अंदर का सिस्टम भी ख़राब होता है। जी, मोहसिन साहब। इजाज़त चाहते हैं आपसे मिल के बातें करके ताज़गी और का एहसास भी, शऊर और इदराक की वसअतें भी और अपनायत के खूबसूरत लम्हे भी। आपके लिए बहुत सारी दुआएं। खुश रहिए, खुशहाल रहिए कि आपके साथ हर जुड़े फ़र्द के लिए ज़िंदगी को लुत्फ़ उठाने का और ज़िंदगी का मज़ा लेने का पूरा पूरा हक़ हासिल है, और ये हक़ आप भी ज़रूर इस्तेमाल किया करें। मोहसिन नवाज़ को और जहाँ आरा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले सैटरडे को दोपहर इसी स्टूडियो पर, इसी शो में लेट्स टॉक विद विलिंग वेज। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।